पहला सवाल है एक्टिव वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन इन द लोअर कोर्स ऑफ रिवर। रिवर है ना, नदी चलती है तो उसका एक स्टार्टिंग का फेज होता है, एक मिड का होता है, एक लास्ट का फेज होता है ना, जिसको हम यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज भी कहते हैं। मतलब युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के नाम से हम जानते हैं। तो उसी के हिसाब से कह रहा है कि नदी के निचले प्रवाह में सक्रिय ऊर्ध्वाधर और पार्श्व अपर्दन। क्या ये जरूरी है? किस बात के लिए? किस बात के लिए लिख रहा है ये? डेल्टा के बनने के लिए। इसको आपको देखना, ये सवाल आपको आना चाहिए। वैसे डेल्टा से लगा समुद्र उथला होना चाहिए। द सी एडजॉइनिंग द डेल्टा शुड बी शैलो। मतलब समुद्र बहुत गहरा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है, तभी डेल्टा अच्छा बनेगा। तट को अधिमानतः, अब ऐसे वर्ड नहीं पढ़ो तो आप तभी ठीक है। द कोस्ट शुड बी शेल्टर्ड प्रिफरली टाइडलेस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ज्वार रहित, ज्वार वार कम आने चाहिए कोस्ट पे, टाइड्स कम आने चाहिए, समुद्र का पानी जमीन की ओर थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन क्या डेल्टा के बनने के लिए फेवरेबल हैं, अनुकूल हैं, या कोई और है? ये आपका सवाल है। तो फटाफट मुझे आंसर दीजिए, इसमें कौन सा आंसर होगा? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे सपोज हमने कहा कि ये सी है, यहां से इधर को सी है और इधर को लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया में मान लो ये माउंटेन है ना, ये मान लो उत्तराखंड से नदी आ रही है आपकी, कौन सी? गंगा रिवर आ रही है। और गंगा जब यहां से आती है तो आपको पता है कि जब रिवर माउंटेन से आएगी तो माउंटेन में उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो उसका स्लोप है, ढाल है, वो भी ज्यादा होगा। होता है ना ऐसा, नदी की स्पीड और नदी की ढाल दोनों स्पीड ज्यादा होती है तो नदी गहरा कटाव करती है। जब भी आप माउंटेन्स में जाओगे तो बहुत डीप इरोजन होता है, वी शेप्ड वैली और गॉर्ज बनेंगे, अभी बताएंगे क्या होता है आगे। तो ऐसे में अगर रिवर आती है तो इस वाली एज को, जहां पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा स्लोप है, इसको उसकी यूथ स्टेज कहते हैं, युवा अवस्था कहा जाता है इसको। यूथ या युवा अवस्था की खासियत है, जैसे युवा होता है ना इंसान, तो उसमें ज्यादा एनर्जी होती है, तो वही वाली चीज है। ठीक, अब यहां पर इरोजन जो है, जो कटाव है, कल बताया था मैंने इरोजन का मतलब क्या होता है। जो इरोजन है वो हमेशा ही ज्यादा होगा, कटाव होगा, वर्टिकल इरोजन होगा। तो इसको आप, ये नदी है, इसकी ऊपरी अवस्था भी कह सकते हो, मतलब स्टार्टिंग स्टेज कह सकते हो, युवा कह सकते हो, फर्स्ट फेज कह सकते हो। नदी जब आती है किस पे, मान लो उत्तराखंड से यूपी में आ गई, मतलब माउंटेन से प्लेन में आ गई, तो यहां पर अब स्पीड पहले से क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। इसी से आप बहुत सारे सवाल आप कर लोगे, पहले से कम हो जाएगी। इसको मैच्योर स्टेज कहते हैं। तो यहां पर अब गहरा कटाव कम होगा। आपने देखा होगा कि जैसे भागीरथी नदी है, गंगा का स्टार्टिंग फेज, वहां पर नदियां की जो घाटी है, वो नदी की घाटी वैली संकरी होती है, नैरो होती है। इलाहाबाद थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट वैली है, थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है। बाकी फिर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी आते आते और चौड़ी हो जाती है, बिहार जाते जाते और चौड़ी हो जाती है, बांग्लादेश में और चौड़ी हो जाती है। यानी जितना ज्यादा मैदान आएगा, स्लोप कम होता जाएगा, स्पीड कम होता जाएगा, तो नदियों की घाटियां और चौड़ी होते जाएंगी। तो चौड़ी होने का मतलब वर्टिकल इरोजन नहीं है। वर्टिकल इरोजन तब होगा, जब का रिजल्ट तब आएगा जब घाटी गहरी होगी, वी शेप्ड वैली बनेगी। अब यहां पर इसको लेटरल इरोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल इरोजन या पार्श्ववर्ती इरोजन या साइडवर्ड इरोजन कहते हैं। तो इसीलिए नदियों की घाटियां चौड़ी होती जाती है, इसीलिए आपको यूपी बिहार में गंगा नदी आपको और चौड़ी मिलती दिखाई देगी। ठीक है, इसको फिर मैं आगे डिफाइन करूंगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन के आंसर आपको पहले ही मिल जाएंगे, कुछ बहुत इससे मदद मिल जाएगी। इस वाली स्टेज को आप मैच्योर स्टेज कहते हो, यानी प्रौढ़ावस्था कहते हो इसको। और फाइनली नदी जब समुद्र के आसपास ऐसे मियांडरिंग करते हुए पहुंचती है, देखा होगा ऐसे, तो जैसे जैसे ये सी के पास पहुंचेगी, इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, स्लोप बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि सी लेवल के आसपास, जस्ट सी लेवल में तो जीरो हो जाएगा ना, सी लेवल से ही हाइट नापते हैं हम। तो स्पीड कम, स्लोप कम। मैंने कल परसों भी बताया था, डेल्टा में जब नदी स्लोप में जाएगी तो एक ही ब्रांच बनाती है, एक ही धारा बनाती है। जब वो फ्लैट एरिया में जाएगी तो नदी कई सारे अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाएगी। कल परसों मैंने बताया था आपको ये, कल। तो नदी यहां पर कई सारे ब्रांचेज में बढ़ जाती है, नदी डिस्ट्रीब्यूटरीज पैदा करती है, कल हमने क्वेश्चन किए थे। और जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स का मतलब अवसाद की मात्रा, जो नदी वहां से काट के मिट्टी विट्टी ला रही है, सेडिमेंट्स, उसको बहाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेडिमेंट ज्यादा हो जाएगा, ये दोनों कम हो जाएंगे, नदी बूढ़ी हो जाएगी। ये ओल्ड स्टेज होती है।
यानी थर्ड स्टेज कह सकते हो इसको, सबसे बाद की स्टेज, ये बुढ़ापा आ गया नदी का। तो ऐसे में नदी अब उस सेडिमेंट को जहां तहां डिपॉजिट करने लग जाएगी। क्यों? मतलब बहाएगी कम, ट्रांसपोर्ट कम करना, क्योंकि इसके बाद ये दोनों चीजें कम है। फाइनली वो डिपोजिशन कहां हो जाएगा, कई सारे ब्रांचेस में बढ़ जाएगी नदी, जैसे फ्लैट सरफेस में आप पानी डालोगे तो कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। और ये नदी का जो नदी है जो अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ गई है, इनसे जो सेडिमेंट्स हैं, ये पीला वाला जो मैं दिखा रहा हूं ये मिट्टी है, यानी नदी के पानी के अगल बगल मिट्टी जमा हो जाएगी। तो धीरे धीरे मिट्टी समुद्र में जमा होती जाएगी और एक मैदान जैसा बन जाएगा। कहां की ओर? समुद्र की ओर, टुवर्ड्स द सी एक मैदान बनेगा। और इसी टाइप के मैदान को मैंने कल बताया था आपको, ये ऐसे टाइप का आर्क्यूएट डेल्टा, बर्ड फूट डेल्टा, कस्पेट डेल्टा, दांत वाला डेल्टा, ये इसे ही हमने डेल्टा नाम दिया। तो डेल्टा इज अ प्लेन, डेल्टा ही क्या है? मैदान है, जो किसके द्वारा बनाया गया? नदी के द्वारा बनाया गया, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, यानी अवसादों के जमाव से डेल्टा बनाया जाता है, एक प्लेन बनाया जाता है टुवर्ड्स द सी। कहां की ओर? सी की ओर, डेल्टा। तो डेल्टा ओल्ड स्टेज में बनता है, इसकी वजह से बनता है। ये क्लियर हो गया इतना? अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप मुझे इसका आंसर बताओ, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? नदी के निचले प्रवाह में सक्रिय ऊर्ध्वाधर और पार्श्ववर्ती अपरदन। अब आंसर क्या होगा इसका, ये बताओ। नदी का निचला प्रवाह मतलब डेल्टा वाला प्रवाह, वहां पर क्या वर्टिकल इरोजन होना चाहिए? डेल्टा बनने के लिए वर्टिकल इरोजन होना चाहिए कि वहां पर डिपोजिशन होना चाहिए? इरोजन की तो बात ही नहीं आती है। कटाव या जमाव, मैंने क्या बताया था अभी आपको? मैंने कहा था डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, तो वो इरोजन कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है? फर्स्ट स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? सिर्फ ये लिखो कि पहला राइट है कि रॉन्ग है, जल्दी बताओ। और डेल्टा से लगा समुद्र उथला होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर सी बहुत ज्यादा गहरा है तो वहां पर डेल्टा बनने में थोड़ा मुश्किल आएगी, क्योंकि उसको ज्यादा डिपोजिशन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर सी ज्यादा गहरा नहीं है, उथला है, शैलो है, तो जल्दी जल्दी डेल्टा बनेगा। ठीक है, तो दूसरा सही है। और ज्वार रहित होना चाहिए। टाइड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये सी है, इस साइड सी है, ये जमीन है, यहां से ज्वार का मतलब चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पानी का खींचना। तो ज्वार में क्या होता है? टाइड में नॉर्मली जो सी लेवल है, समुद्र का तल है, ऊपर उठ जाता है या जमीन की ओर पानी आने लगता है। तो ऐसे में अगर जमीन की ओर पानी आएगा फिर वो वापस भी जाएगा ऐसे करके, तो वहां पर डेल्टा बनने में क्या होगा? दिक्कत आएगी। जो मिट्टी का जमाव हो रहा है वो समुद्र की ओर ज्यादा हो सकता है, फिर ज्यादा दूर तक मिट्टी फैल सकती है। तो जो मैदान जैसा बनेगा वो थोड़ा सा कम बनेगा। तो टाइड्स अगर बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, नॉर्मली कम आ रहे हैं, टाइडलेस है, तो फिर अच्छा खासा डेल्टा बनेगा, क्योंकि वहां पर मिट्टी जमा होती जाएगी। तो आंसर इज बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। इज इट करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसको। अब ये बताओ, जब रिजुवेनेशन मतलब नदी का जीर्णोद्धार, मतलब कोई जैसे बीमार थी फिर से एक्टिव हो गई, या थोड़ा सा उसमें सांस नहीं चल रही थी फिर से उसका एक्टिव आ गया, दवाई ववाई खाई उसने, सही हो गया, ये समझो आप। इज द प्रोसेस बाय विच अ रिवर एडजस्ट इन न्यू बेस लेवल, जिसके द्वारा नदी एक नए आधार स्तर पर समायोजित हो जाती है। अब आधार स्थल क्या होता है ये एक अलग चीज है, ये सवाल आपको नहीं भी आएगा तो मैं बता दूंगा। A negative movement occurs when there is a depression of land, मतलब एक नकारात्मक संचलन तब होता है जब कोई जमीन नीचे चले जाती है और समुद्र तल में वृद्धि होती है। ठीक, a rejuvenated stream starts cutting the former floodplain with greater vigor, leaving terraces on both sides। कह रहा है कि जीर्णोद्धार धारा दोनों के ताकत में, मतलब बाढ़ का मैदान जब बनता है, उस बाढ़ के मैदान को फिर से काटना शुरू कर देती है और कुछ टेरिसेस यानी ऐसे ऐसे बनाती है। इसका क्या मतलब है? मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और जिसको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा है तो मैं बता देता हूं। पहले देखो, समझो क्या है। इसीलिए मैंने कहा था कि यहां से आप कुछ चीजें सीख के जाओगे, थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है। अब इसमें यह मत समझना कि ये सब नहीं आता है एग्जाम में, कभी कभी आ भी सकता है।
बेस लेवल क्या होता है? देखो, आधार स्तर होता क्या है ना, नदी क्या करती है, कोई भी ऊंची जगह होगी उसको क्या करती नदी, नीचे तक काटने का प्रयास करती। कल मैंने बताया था आपको, जैसे कोई भी सरफेस ऐसा है इस टाइप का, तो नदी का काम क्या है, नदी क्या है, बाहरी एक कारक है, एक्सटर्नल फोर्स है जो समतल करता है, यानी इंटरनल फोर्सेस ज्यादातर क्या करती है, असमानता लाती है, ऊपर नीचे माउंटेन कुछ कुछ बनाती है। रिवर्स क्या करती है, उसको काट के बराबर करती है, जैसे अरावली को काटने में लगी हुई नदियां ये हिमालय को काटने में लगी। तो नदी कहां तक काटेगी, यानी कहां तक इरोजन करेगी नदी, तो जहां तक रिवर जो है इरोजन करती है, वर्टिकल इरोजन, जहां तक वो नदी जमीन को काट सकती है एक लेवल तक, और उससे ज्यादा नहीं काट सकती है, उसी को हम बेस लेवल कहते हैं, आधार तल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आधार तल। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिवर्स इरोजन, यानी नदियों के द्वारा जो काटने की एक सीमा होती है, नदियों के द्वारा जमीन को काटने की वर्टिकल इरोजन की एक जो सीमा है वही बेस लेवल है। ठीक है, मतलब अगर नदी ने बेस लेवल प्राप्त कर लिया तो नदी फिर उससे गहराई में नहीं काट पाएगी। ठीक है, अब नदी गहराई में नहीं काट पाएगी तो फिर वो समझ लो कि आप सीधे सीधे बहेगी, जैसे आप कह सकते हो कि बांग्लादेश में कटाव नहीं कर रही हो, सीधे सीधे ऐसे ऐसे जा रही, कटाव कर भी रही है तो पार्श्ववर्ती कटाव कर रही है, यानी साइडवर्ड कर रही है, अगल बगल कट रही है, नदी की घाटी चौड़ी हो रही है लेकिन गहरी नहीं हो रही है। क्लियर हो गया, बेस लेवल को प्राप्त। अब जनरली बेस लेवल कहां तक होता है, सी लेवल तक होता है। मतलब अगर किसी ने कहा जाए कि नदी कहां तक जमीन को काट सकती, मैक्सिमम समुद्र तक। जब वो समुद्र में पहुंच गई, पानी तक मिल गई, तो सबसे नीचे तो समुद्र ही है, तो उससे नीचे वो गहरा काटेगी नहीं काटेगी। तो जनरली हम कभी कभी कह सकते हैं कि सी लेवल का आना, यानी सी लेवल मतलब जहां तक पानी भरा हुआ है उसको हम सी लेवल कह देते हैं। ठीक हो गया, सी लेवल तक हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके पीछे देखो, वो कह रहा है कि जीर्णोद्धार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा नदी एक नए आधार तल पर समायोजित हो जाती है। मतलब कोई नदी थी, ऐसे आई और समुद्र में मिल गई और सी तक आ गई, यानी उसने अपना आधार तल क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन अब यहां पर हमने कहा कि माउंटेन में ये यूथ स्टेज में थी, बीच में मैच्योर स्टेज में थी और बाद में ओल्ड स्टेज में थी, मतलब मरणोत्सन्न हालत में थी। लेकिन अगर हम कहें कि इसका बेस लेवल चेंज हो जाए, नए आधार तल को प्राप्त कर लेती है, मतलब बेस लेवल चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि नदी पुनर्जीवित कैसे होगी। पुनर्जीवित होने का मतलब जैसे कोई आदमी, बूढ़ा आदमी मरने की हालत में है, उसको एक वरदान दे दिया जाए, नहीं तुम फिर से बच्चे के रूप में पैदा हो जाओगे, या कोई बीमारी है किसी को, उसको ठीक कर दिया जाए, जीर्णोद्धार हो गया ना उसका, या कोई मकान पुराना है हम कहते हैं कि उसका जीर्णोद्धार हो गया। तो वैसी नदी अगर बहुत ही स्लो मूवमेंट चल रहा है नदी का, नदी बिल्कुल भी वर्टिकल इरोजन नहीं कर पा रही है, नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी है, लगभग वो हो गया है, लेकिन जब नदी में फिर से जान आ जाए, नदी फिर से जस्ट लाइक यूथ, मतलब कटाव करने लग जाए, गहरा कटाव, उसमें स्पीड आ जाए, तो स्पीड उस पर कब आएगी, कब आएगी उस पर स्पीड, एक नया आधार तल पर समायोजित हो। नया आधार तल का मतलब हो सकता है कि वहां पर कोई चीज क्या होगा, फिर से ऊपर उठ जाए। जैसे मान लो, जैसे नदी कह रही है अब मैं तो समुद्र में मिलूंगी, अब मुझे नहीं मतलब है किसी से, लेकिन अगर बीच में यहां पर कोई माउंटेन जैसा खड़ा हो जाए, यानी यहां पर क्या हो जाए, कोई जमीन ऊपर उठ जाए, कोई जमीन ऊपर उठ जाए। अब नदी के सामने अगर कोई जमीन का हिस्सा ऊपर उठ गया तो नदी फिर से जोश में आ जाएगी। क्यों, अब वो जो जमीन का हिस्सा है वो उसके रास्ते को रोक रहा है, जब उसके रास्ते को रोकेगा तो नदी कहेगी मैं इसको काटूंगी। तो जब नदी को फिर मौका मिलेगा इसको काटने का, तो नदी को जैसे ही उसको काटने का मौका मिलेगा तो नदी ऊंचाई नीचे ऐसे ऐसे चलेगी, तो नदी कहेगी नहीं मैं इसको क्या कर दूंगी, काटूंगी। तो काटने का मतलब फिर ये धीरे धीरे जो ऊंचा हिस्सा है इसको नदी कभी ना कभी काफी टाइम के बाद फिर से समतल में बदल देगी। तो नदी को फिर से एक मौका मिल गया, नदी फिर से जीवित हो गई, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसका कटाव बढ़ जाएगा, वर्टिकल इरोजन। तो कहेंगे उसने अपना आधार तल फिर से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने कहा ना, आधार तल से ज्यादा नदी नहीं काट सकती, मैक्सिमम लिमिट होती है। लेकिन अगर जमीन ही ऊपर उठ जाए कई जगह पे तो नदी फिर उस जमीन को काटेगी। तब काटना मतलब आधार तल प्राप्त नहीं हुआ है, तो यही वो कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपको सही मिलेगा कि जीर्णोद्धार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा नदी एक नई आधार तल को क्या करती है, समायोजित करती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक नकारात्मक संचलन, नकारात्मक संचलन तब होता है जब भूमि का निक्षेपण होता है या समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है। निक्षेपण देखो इंग्लिश में पढ़ो, ए नेगेटिव मूवमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ डिप्रेशन ऑफ लैंड। नेगेटिव मूवमेंट मतलब उल्टा,
नेगेटिव मूवमेंट का मतलब है जैसे कोई जा रहा था ऐसे आराम आराम से जा रहा था, अचानक से उसमें तेजी आ जाए, उसका जीर्णोद्धार हो जाए। तो जीर्णोद्धार कब होगा? जब नदी डिप्रेशन ऑफ लैंड होगा कि नदी ऊपर, जमीन ऊपर उठेगी। तो सीधा आंसर है जमीन कहां उठेगी? ऊपर। तो जमीन जब ऊपर उठेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन नहीं, एलिवेशन ऑफ लैंड कहेंगे। और दूसरा, राइज इन सी लेवल नहीं होता है, सी लेवल का नीचे जाना होता है। मैं फिर से बता देता हूं कैसे। जैसे सोचो, मान लो, ये सवाल थोड़ा सा अलग सा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये सी है, कोई नदी यहां से आती है, घूम फिर के यहां पहुंच जाती है, तो यहां पर उसने आधार तल क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, आधार तल प्राप्त कर लिया, ठीक हो गया। लेकिन अगर सी लेवल नीचे हो जाए, मतलब सी लेवल पहले यहां तक था लेकिन सी लेवल नीचे हो गया, अब नदी को और जमीन का हिस्सा मिल जाएगा। नदी कहेगी अच्छा अभी तो और जमीन आ गई, अब तो पानी है ही नहीं, तो पानी को क्या काटेगी नदी? लेकिन अगर पानी का लेवल ही नीचे हो जाए, सी लेवल नीचे हो जाए, तो नदी को फिर से काटने का मौका मिल जाएगा। तो फिर से काटने का मौका मिल जाएगा मतलब वो फिर से अपने जो स्टेज थी, ओल्ड स्टेज, उससे चेंज होके हो सकता है वो यूथ टाइप का बिहेव करने लग जाए और उसमें इरोजन की कैपेसिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। मतलब नदी के सामने कोई जमीन ऊपर उठ जाए या सी लेवल कहां चला जाए? नीचे चले जाए, तब भी उसमें जीर्णोद्धार या रिजनरेशन की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। लेकिन यहां पर दोनों उल्टा लिखा हुआ है, राइज नहीं होना चाहिए, नीचे जाना होना चाहिए। यह स्टेटमेंट गलत होगा। और तीसरा वही है, इसमें ये तीसरे वाले को कह रहा है कि जब भी कोई नदी रिजनरेट होगी, उसमें जीर्णोद्धार हो जाएगा, तो उसमें नई शक्तियां काम करेंगी। मतलब उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उसके काटने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, उसको, जमीन को। तो वो यही कह रहा है कि मैदान को काटना शुरू कर देती है उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। देखो, मैदान को काटना शुरू कर देती है क्योंकि फिर से पावर आ जाएगी। तो आंसर इज सॉरी 1-3 कौन सा? सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा अलग था लेकिन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर सही है। तो आगे बढ़ा जाए। तो थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना इस पे। थर्ड वाला जरा पढ़ो, उसी से लिंक है, थोड़ा सा तेजी से पढ़ो इसको, जो मैंने पढ़ाया वही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप क्लास में लेट कैसे हो जाते हो यार? ऑफलाइन क्लासेस में तो ऐसे लेट नहीं होते हैं लोग, ऑनलाइन में लेट कैसे हो जाते हैं? ना मेट्रो है ना कोई मतलब दिक्कत है, फिर भी हम लेट हो जा रहे हैं। कुछ तो वजह रही होगी, समाज हमको पढ़ने नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है ऐसा। अब क्योंकि मैंने जो पहली बार मैं बताया था रिजनरेशन क्या होता है, अब जैसे कोई स्टूडेंट बाद में जुड़ेगा तो उसको ये समझ में कहां से आएगा, इसीलिए टाइम थोड़ा सा सही रखा करो आप लोग। तो क्या कह रहे हो? रिजर्वेशन अकर्स इन द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर वार डीप एंड स्टीप साइडेड गोर्जेस आर फाउंड। यदि मध्य प्रवाह में, मध्य प्रवाह मतलब मिड वाला, मैच्योर स्टेज, यूपी बिहार वाली बात मैंने जहां की थी, तो नदी की घाटियां गहरी हो जाती है और खड़े किनारे वाली घाटियां बनती, स्टीप साइडेड गॉर्ज बनती हैं। क्या ऐसा होता है? जीर्णोद्धार हो जाएगा। जैसे यूपी बिहार में मान लो कोई चीज ऊपर नीचे होगी, नदी में मूवमेंट आ गया, तो क्या बहुत गहरी घाटियां बन जाएंगी? दूसरा, नदी के मध्य और निचले प्रवाह में मौजूदा विसर्पण पुनर्जीवित धारा द्वारा लंबवत रूप से अपरदित हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ो। द मिडिल एंड लोअर कोर्स ऑफ रिवर। मिडिल एंड लोअर कोर्स मतलब, लोअर कोर्स मतलब हुआ जहां पे डेल्टा बनता है, मिडिल मतलब हुआ यूपी बिहार जहां पे मियांडरिंग होती है। अक्सर समझने के लिए, एग्जिस्टिंग मियांडर्स आर वर्टिकली इरोडेड बाय द रिजनरेटिव स्टेट। मतलब जो मियांडर मतलब विसर्प, जैसे नदी ऐसे ऐसे चलती है ना, इसको मियांडरिंग करना या विसर्प कहते हैं। तो नदियों को ऐसे ऐसे चलने में क्या होता है, कह रहा है कि जब भी कोई नदी पुनर्जीवित हो जाती है तो ऐसे मियांडर्स को वर्टिकली यानी लंबवत रूप से वो काटने लग जाती है। क्या ये सही बात है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये कह रहा हूं। जब जागो तभी सवेरा, ये भी एक है ना डायलॉग, और एक डायलॉग और है, जब सवेरा तभी जागो। स्टेटमेंट कौन सा सही है? जब जागो तभी सवेरा ठीक होता है या जब सवेरा हो तभी जागना चाहिए, ये सही होता है? कौन सा सही होता है बताओ? ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? बीच में कैसे हो जाएगा ये? मध्य प्रवाह में जीर्णोद्धार होता है तो खड़े किनारे वाली घाटियां गॉर्ज,
गॉर्ज क्या होता है, एक वी आकार की घाटी होती है जो लंबी, गहरी और संकरी होती है। नैरो, डीप एंड लॉन्ग वी शेप्ड वैली इज कॉल्ड गॉर्ज। जैसे आपने सुना होगा इंडस गॉर्ज, सुना है ना, इंडस गॉर्ज, और आपने सुना होगा दिहांग गॉर्ज। तो ये गॉर्ज आपको हिमालय में मिलेगा, यूपी बिहार में कैसे मिल जाए? मध्य प्रवाह मतलब मैंने कहा था माउंटेन में जो होता है वो स्टार्टिंग फेज होता है, ठीक, और यूपी बिहार वाला जो मियांडरिंग जहां करती है वो मध्य वाला होता है, और जो बांग्लादेश जहां डेल्टा वेल्टा बनता है उसको लोअर फेज कहते हैं आप, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज, मिडिल एंड लोअर, ये बताया था स्टार्टिंग में। तो बीच वाले में ये गॉर्ज वॉर्ज नहीं बनेगा। गॉर्ज कहां बनेगा? जहां पर स्लोप पहले से ही ज्यादा हो, ठीक है। तो ये अपर कोर्स में बनेगा ये, ठीक है, मिडिल में नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है, जब भी मियांडरिंग होगी तो वहां पर अगर ऐसे ऐसे नदियां जा रही हैं और बीच में फिर से कहीं पर कुछ उतार चढ़ाव आ गया तो कुछ मात्रा में नदी उसको गहराई में कटाव करने लग जाएगी, लेकिन इतना कटाव नहीं करेगी कि गॉर्ज बन जाए। गॉर्ज मतलब बहुत गहरी खाई, उतना नहीं बनेगा। इसलिए जो मियांडर विसर्पाकार विसर्प होते हैं जो ऐसे ऐसे बनते हैं पार्श्ववर्ती अपरदन से या साइडवर्ड इरोजन से, नदी जैसे ऐसे जाके फिर ऐसे चले जाएगी तो इसमें साइडवर्ड होगा ना, गहराई में कैसे कटाव हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर रिजनरेशन हो जाए तो कुछ बहुत वो लंबवत कटाव कर सकती है, वही वो कह रहा है। तो आंसर इज बी। तो ये आंसर आपने सही दिया है, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा होगा, जब जागो तभी सवेरा होगा। तो ये बताओ, अगर आपकी एज 32 से ऊपर क्रॉस कर गई और आप जाग गए कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो क्या हो जाएगा? कुछ होगा? नहीं होगा। आपके एग्जाम मान लो यूपीएससी का अगले मई में है या जून में है, हम जाग रहे हैं अप्रैल में, या अभी भी नहीं जाग रहे, हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से जागेंगे। तो जब जागो तभी सवेरा पढ़ाई के फील्ड में उनके लिए होता है जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं। वो खाली वो होता है ना, पढ़ने की कोई उम्र होती है नहीं बोलते हैं, तो पढ़ने की बिल्कुल उम्र होती है, कम से कम ये जो कंपटीशन की तैयारी इसके लिए तो होती है। वो आंगनवाड़ी में किसी के दादा दादी बुआ जो पहले पढ़ नहीं पाए हैं उनके लिए होता है कि 60 साल की उम्र में पढ़ो, थोड़ा मन लगेगा आपका, है ना। और आजकल तो पढ़ाई वढ़ाई फिर भी लोग कर ही दे रहे हैं, तो फिर कैसे होगा ऐसा? तो आधी से ज्यादा चीजें तो खाली कहावतें हैं जो रियल लाइफ में नहीं होती हैं। तो पढ़ने की उम्र नहीं होती, ठीक है, लेकिन पढ़ाई वाली बात जिस उम्र में आप हो, यहां उम्र होती है उसकी। कौन सा कथन नदी जीर्णोद्धार के लिए उत्तरदायी है? रिवर का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन समझ के ना आप, बेस लेवल को नया आ जाए, कोई नदी जवान हो जाए, उसमें स्पीड बढ़ जाए, लंबवत कटाव की क्षमता बढ़ जाए, इस है ना, उसको हम स्लोप बढ़ जाए, उसको हम कहते हैं क्या? रिजर्वेशन। वो किस वजह से होता है मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। इन तीनों में से बताओ कौन कौन से आंसर सही हैं? अनर्थ तो हो ही रहा है मेरे भाई। अनर्थ तो हो ही रहा है। देखो मैं ना कई बार बड़ा दुखी दुखी भी रहता हूं, इस सवाल को करो आप। मैं दुखी दुखी इसलिए रहता हूं क्योंकि दिन निकलते जाते हैं। अभी जैसे ये जाड़ा आड़ा आ गया, अब ये मौज मस्ती हमारी शुरू है, मतलब कभी सभी की नहीं, जो पढ़ाई में सीरियस कम है मैं उनके लिए कह रहा हूं। अब वो कौन कौन है खुद ही अंदाजा लगाओ आप। तो ये चलता रहता है, फिर होली होली आ जाती है, फिर एक दिन रिजल्ट एग्जाम आ जाएगा। कई लोग एग्जाम ही नहीं देंगे क्योंकि उनकी तैयारी हुई नहीं है और पिछले कई साल से नहीं हो रही है। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती, वो भी होता है। अब बाद में रिजल्ट फिर निगेटिव आ जाता है। और जो कभी पढ़ाई नहीं करते उनको हाईली मोटिवेट हो जाते हो कब? जून के महीने में। क्यों? क्योंकि जून के महीने में, या सॉरी मई में, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता फाइनल, तो उसमें यूट्यूब पे आते ना, बिना पढ़े ही एग्जाम निकाल दिया हमने, आखिर कैसे बना आईएएस जब किताब ही नहीं खोली 5 साल से। इस टाइप की न्यूज हम सुनना पसंद करते हैं। आखिर क्या है वो मंत्र, कौन सा एलोवेरा या आयुर्वेदिक चूर्ण उसने खा लिया कि पास हो जाए वो? 2-3 महीने मोटिवेशन रहते हैं, उसी मोटिवेशन के चक्कर में हम उसको दिवाली तक या होली तक खींच लेते हैं। ये सच्चाई है, मजाक नहीं कर रहा मैं। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, खुशी की बात है। मतलब ये है 90% स्टूडेंट जो यूपीएससी से रिलेटेड या किसी भी सरकारी एग्जाम से रिलेटेड है, वो सीरियस पढ़ाई करता ही नहीं है। तो फाइट बहुत कम लोगों में है, लेकिन उतनों में जरूर है कि वो अच्छी खासी लड़ाई है ये, ठीक है।
तो भीड़ नहीं है, मतलब पढ़ने वालों की, अच्छे पढ़ने वालों की भीड़ कम है, एग्जाम का फॉर्म भरने वालों की बहुत है। ये क्या है? नदी प्राग्रहण, रिवर कैप्चर। बताओ फिर चौथा नंबर। टेक्टोनिक, देखो रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? नदी जा रही थी, स्पीड कम थी, बेस लेवल को लगभग प्राप्त कर चुकी थी, अचानक से उसके ऊपर कोई हल्का सा कोई माउंटेन जैसा बन गया, कुछ हिस्सा उथल पुथल होगी, तो नदी क्या होगी? जिस जहां से जाएगी उसका चेंज हो जाएगा पाथ। तो टेक्टोनिक गतिविधियों से हो सकता है। टेक्टोनिक मतलब कहीं पर फोल्ड बन गया, कहीं पर फॉल्ट बन गया, कुछ हिस्सा नीचे चला गया, कुछ ऊपर चला गया, तो विवर्तनिक गतिविधियां होंगी तो रिजनरेशन होगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो आंसर सही है। ठीक है, दूसरा है यूस्टेटिक एंड आइसोस्टेटिक चेंजेस। ये इसका मतलब होता है कि जो समुद्र तल है उसका क्या हो जाना? चेंज हो जाना। वो भी बताया था अभी मैं थोड़ी देर पहले, हालांकि वर्ड अलग है तो आपको नहीं आया होगा। इसका मतलब होता है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, ग्लेशियर जब होते हैं या आइस एज जब आती है, जैसे आपने सुना होगा कि आइस एज आई थी पहले, कई बार दुनिया में आइस एज आई है। तो आइस एज आती है तो जो समुद्र के आसपास का पानी है वो भी क्या हो जाता है? जम जाता है बहुत सारी जगह पे। तो समुद्र का पानी अगर जम जाए तो क्या होगा? या समुद्र का जो जमा हुआ पानी है फिर से पानी में बदल जाए, मतलब बर्फ पानी में बदल जाए और पानी बर्फ में बदल जाए आइस एज आने के बाद या आइस एज के खत्म आने से पहले, जो भी है, तो उसकी वजह से सी लेवल चेंज होगा। तो जैसे ही सी लेवल चेंज होगा तो क्या नदी जो समुद्र में मिल रही है उसका, मान लो ये सी है और ये नदी है, तो इस जगह पे समुद्र में मिल रहा है, लेकिन सी लेवल चेंज हो जाए, नीचे चला जाए, ऊपर चले जाए, तो नदी को फिर डेल्टा बनाने में या काटने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? या उसका चेंज हो जाएगा बिहेवियर? तो वही तो क्या है? रिजन्युएशन, वही तो क्या है? जीर्णोद्धार। तो सी लेवल अभी बताया था मैंने, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। आइसोस्टैटिक चेंजेस क्या होते हैं? एक संतुलन की व्यवस्था होती है। आइसोस्टैटिक का मतलब होता है संतुलन, यानी पूरी जो अर्थ है उसमें एक संतुलन है। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर स्नो है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर सी लेवल है, तो एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन अगर ये बैलेंस खराब हो जाए, खराब होने का मतलब जैसे किसी जगह से मिट्टी कट के किसी दूसरी जगह चले गई है ना, तो वहां पर वेट ज्यादा हो जाएगा, जहां से मिट्टी कटी है वहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या कहीं पर पहले आइस थी वो बाद में पिघल के पानी बन गई, ऐसा भी हो सकता है, तो उससे भी चेंजेस आ सकते हैं। तो उस चेंजेस से कुछ उथल पुथल हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं आइसोस्टैटिक चेंज। मतलब जो बैलेंस है अर्थ में वो अगर चेंज हो जाए तो उससे भी नदी के जो प्रवाह है, जो फ्लो है, उसमें चेंज आ सकता है। तो ये आंसर भी सही है। रिवर कैप्चर का मतलब होता है नदी ने एक दूसरे का क्या कर दिया? किडनैप कर दिया। किडनैप करने का मतलब क्या है? रिवर कैप्चर का मतलब होता है हेडवर्ड इरोजन कहते हैं। जैसे एक नदी इधर को जा रही थी, ऐसे समझो इसको, एक नदी इधर को जा रही थी और एक नदी इधर को जा रही थी, और ये इधर को जा रही है, इधर को जा रही, क्यों जा रही? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ इसका बीच वाला हिस्सा ऊंचा ऊंचा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये हेडवर्ड इरोजन मतलब नदी अपने शीर्षवर्ती अपरदन कहते हैं उसको, इधर की ओर कटाव करती है और ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। अब ये दोनों नदियां आपस में मिल गई तो ये हो सकता है कि ये नदी अगर इधर को मिल गई तो ये यहां से जो पानी आ रहा है ये पानी अब इधर को न जाके इसी नदी के साथ मिल जाए, हेडवर्ड इरोजन। तो नदी ने क्या किया? इस वाली नदी को चुरा लिया, अपहरण कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। तो इस वजह से भी नदी का जो फ्लो है उसमें चेंज आ सकता है। उसी को हम कहते हैं क्या? रीजनरेशन। तो आंसर क्या होगा? तीनों। ठीक है, तो आंसर तीनों इसके क्या है? सही है। आगे बढ़े। रीजनरेशन आप समझ गए होंगे, उसकी स्पीड स्लोप में परिवर्तन हो जाना। अब ये थोड़ा सा इजी सवाल आ गया आपका। जैसे जैसे कोई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है, हिम रेखा की ऊंचाई कम होती जाती है। अब हिम रेखा क्या होती है या स्नो लाइन क्या होती है, इसको आपको समझना है। कह रहा है कि ये जैसे अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, एज वन मूव्स पोलवर्ड अवे फ्रॉम, हाँ, ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जब हम जाएंगे तो स्नो लाइन कम होती जाती है सामान्यतः। क्या स्टेटमेंट सही है? महाद्वीपीय हिमनदों की सीमा हमेशा स्थिर नहीं रहती। जैसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, उनमें परिवर्तन होता रहता है। ये स्टेटमेंट क्या सही है? तो बताओ फिर थोड़ा सा, अगर ये आपको आता है, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज की क्लास मैंने पहले ही बोल दिया आपसे, आज और जो कल हमने पढ़ाई थी इसमें क्वेश्चन आपको थोड़े कम आएंगे, इसके बाद फिर इजी हो जाएगा।
लेकिन ये चीज जानना भी जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो अलग है, वो हमेशा फिर काली मिट्टी का रंग काला होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, वही वाला पढ़ने में फिर मजा नहीं है। इसका बी आंसर सही है, ऐसा कह रही है एक मोहतरमा। क्या ये सही बात है? हिमरेखा की ऊंचाई, हिमरेखा क्या होती है? जैसे मान लो ये जमीन है, ठीक है, और ये भी जमीन है, ये ऐसा है, ये सी लेवल है, अब यहां ये पानी है, ठीक है, और हम कहते हैं कि जैसे हिमालय की बात ही कर लें या किसी भी जगह की बात कर लें, तो हम ये कहते हैं कि मान लो भाई यहां से सी लेवल से 5,000 मीटर, कितना मीटर? सी लेवल से 5,000 मीटर, मतलब ये जीरो है, यहां पर सी लेवल कितना होता है? जीरो। यहां से इसकी ऊंचाई मान लो 5,000 मीटर है, तो ये जो माउंटेन में 5,000 मीटर है, यहां पर तक हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। मतलब चाहे गर्मी का सीजन आए चाहे जाड़े का सीजन आए, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर हमेशा ही क्या होता है? स्नो होता है, आइस कवर्ड होते हैं। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्नो लाइन। मतलब जनरली क्या होता है, देखो जैसे ये माउंटेन है, जनरली क्या होता है, जाड़ा आ गया, जैसे आजकल ठंड चल रही है तो बर्फ ज्यादा गिरती है ना, जाड़े में ठंडा हो जाता है, तो यहां तक भी बर्फ गिर सकती है। इस पूरे हिस्से में बर्फ गिर गई, मान लो दिसंबर के महीने में, जनवरी में इतनी ऊंचाई तक बर्फ गिरी थी। कितनी ऊंचाई तक? इतनी ऊंचाई तक बर्फ गिरी थी, ठीक है। लेकिन जैसे मई जून का महीना आ गया, बर्फ पिघलने लग गई और यहां तक बर्फ पिघल गई, मतलब ये वाली बर्फ अब नहीं रही, ये जमीन हो गया। पहाड़ों में ऐसा होता है, तो बर्फ पिघल गई, तो ये एरिया में बर्फ नहीं है। फिर से ठंडा आएगा, फिर इस एरिया में बर्फ पड़ जाएगी, तो बर्फ यहां तक। तो ये नीचे वाली लाइन, इसको स्नो लाइन नहीं कहेंगे, ये तो परिवर्तनशील है। गर्मी में नहीं होता है यहाँ पे बर्फ, जाड़े में होता है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, यहां से ऊपर को हाई एल्टीट्यूड्स में, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, हमेशा ही बर्फ रहती है। इसी को हम कहते हैं स्नो लाइन। क्या कहते हैं इसको? स्नो लाइन। आप समझ गए, जहां तक हमेशा परमानेंट बर्फ रहती है। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि इक्वेटर में, विश्व, इस सवाल बहुत अच्छा आ सकता है एग्जाम में, इक्वेटर के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास स्नो लाइन्स है ना, क्या लिखा है? अब स्नो लाइन धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है, ग्रेजुअली। कहां की ओर? जब हम पोल की ओर जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे? सिंपल है। जैसे विषुवत रेखा, इस एरिया में गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पे लगभग लंबवत पड़ती हैं। तो कर्क और मकर रेखा के आसपास, यानी इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है। तो गर्मी ज्यादा होगी, तो मेरा एक सवाल सुनो, जिस एरिया में गर्मी ज्यादा होगी, जैसे भारत का एरिया है या इक्वेटर है, विषुवत रेखा या ये, जिस एरिया में गर्मी ज्यादा होगी, उस एरिया में बर्फ बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पड़ेगी कि नीचे ही पड़ जाएगी? मतलब स्नो लाइन, स्नो लाइन कहां होगी? नीचे होगी कि ऊपर? जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां पर स्नो लाइन 5,000 मीटर में है। कितना मीटर में? 5,000 मीटर से ऊपर के इलाकों में हमेशा ही बर्फ पड़ी रहती है। और कोई इलाका ऐसा है जहां पर बर्फ जो है वो 1,000 मीटर में ही पड़ जाती है, मतलब 1,000 मीटर से ऊपर जाओगे तो बर्फ पड़ जाएगी। तो ये बताओ इक्वेटर वाला एरिया कौन सा होगा? विषुवत रेखा वाला एरिया ये होगा कि ये होगा? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। मैंने आपसे कहा कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में स्नो लाइन 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तब जाके परमानेंट बर्फ होगी। ठीक, ये स्टेटमेंट सही है। या फिर ये सही है कि कम ही ऊंचाई पे बर्फ मिल जाएगी, और ऊंचाई में जाने में हमेशा क्या होता है? ठंडा होता है। मेरी बात समझ गया आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस स्टेटमेंट को समझना है आपको। विषुवत रेखा के आसपास कम ही ऊंचाई पे बर्फ मिलने लग जाएगी आपको, या बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जब जाओगे तब बर्फ मिलेगी परमानेंट? ये है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, मतलब ए ऑप्शन। कम ही ऊंचाई पे 1,000 मीटर, मतलब बी ऑप्शन। ए की बी? खाली ये आंसर, तो फिर वो बाकी बन जाएगा। स्नो लाइन तो आप समझ गए ना, परमानेंट कवर्ड स्नो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपका। पहला ऑप्शन क्या है? सही है भाई, कॉमन सेंस की बात है। जैसे जहां पे गर्मी ज्यादा होगी, यानी विषुवत रेखा के आसपास जितने भी पर्वत होंगे, वहां गर्मी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जब गर्मी ज्यादा है तो बर्फ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में हमें बहुत ज्यादा ऊंचाई में जाना पड़ेगा, तब जाके वहां पर आपको आइस कवर मिलेगा, स्नो लाइन मिलेगी। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि 5,000 5,500 मीटर के आस ऊपर जाने पे आपको बर्फ मिलती है। ये बात सही है। लेकिन अगर आप ध्रुव की ओर चले गए, अब हमारे पास आज ग्लोब आ गया है, जिसका बड़ा इंतजार था आपको। तो ग्लोब, विषुवत रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा है, तो यहां पर स्नो लाइन काफी ऊपर मिलेगी, यानी गर्मी होती है तो स्नो नहीं पड़ेगा परमानेंट। लेकिन जब आप अंटार्कटिक में चले जाओ,
जब आप अंटार्कटिक यहाँ है, आर्कटिक में चले जाओ, नॉर्वे स्वीडन चले जाओ, तो वहां पर आप देखते हो ना कि समुद्र भी है, सी लेवल भी है, और वहीं से बर्फ भी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जो फिल्मों की शूटिंग होती है अक्सर, जैसे आइसलैंड है, आइसलैंड जैसे देशों में, आइसलैंड कहाँ पे, कई बार वोल्केनो में भी आया था, आज इसमें बता देता हूँ मैं आपको। आइसलैंड ये है ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे। तो आइसलैंड में आपने देखा होगा कि हमारी फिल्मों में जब तक गाने न हो तो बात बनती ही नहीं है ना। तो जैसे हीरो हीरोइन एक उस पे जा रहे हैं, आपके रोड पे जा रहे हैं, बढ़िया रोड है, चौड़ी रोड है, कोई नहीं है उसमें रोड में, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो गाड़ी लेकिन हमेशा भाई चलाता है, गाड़ी हीरो चला रहा होगा, हीरोइन वहाँ हाथ वाथ फैला के गाना वाना गा रही होगी, ठीक है। याद आया कुछ? हो सकता है जो भी कपड़े वपड़े पहनो, साड़ी वाड़ी, या फिर वो सुना होगा, देखा होगा आपने, या फिर जैकेट वैकेट जो भी है। फिर आप वो गाने का एक आध लाइन वो गाएंगे, फिर उसी समय वो समुद्र में चले जाते हैं वहीं पे, फिर वहां वहां भी भाई गाड़ी चलाता है, वो वाला जो बोट वोट होती है, तो वहां उल्टा नहीं देखोगे कभी आप इसको। तो वहां फिर वो हा हा ही हो रहा है, ठीक है, वो भी अच्छा लगता है। फिर उसी में अगला 1 मिनट के बाद ही वो बर्फ में चले जाते हैं, वहां फिर अलग से गाना गाया जा रहा है वहां पे। आप दिमाग में आया कुछ ऐसा? तो वहां पर सी लेवल के पास ही आपको स्नो भी मिलेगा, यानी स्नो लाइन क्या है वहां पर, बहुत नीचे है, क्योंकि वहां इतना ठंडा होता है कि सी लेवल के आसपास ही आपको क्या मिलता है, स्नो लाइन मिल जाएगा आपको। जैसे अंटार्कटिक में तो बिल्कुल सी लेवल से ही स्नो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ठंडा इतना है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम पोल की ओर जाते हैं, स्नो लाइन की हाइट क्या हो जाता है, कम होते जाती है, यानी कई बार तो 0 पे ही स्नो लाइन मिल जाएगा आपको, समुद्र और बर्फ एक साथ साथ मिलेंगे। इसीलिए ऐसी जगह पे आपको खर्चा भी कम लगेगा। अब आप हमारे यहाँ हो, मान लो आपको समुद्र दिखवाना है हीरो हीरोइन को, आपने गोवा ले गए, माउंटेन दिखवाना है, फिर ये वेस्टर्न घाट या हिमालय ले गए। अगर बर्फ दिखानी है, पता चल रहा वहां और ऊपर ले जाओ, लद्दाख वद्दाख, तब तक पता चल रहा है 5 दिन चले गए ट्रैफिक में। समझ गए ना? तो आंसर ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वाला महाद्वीपीय हिमनदों की सीमा हमेशा स्थिर नहीं रहती, बिल्कुल इजी है ये। इसमें समझना आपके महाद्वीपीय हिमनद का मतलब क्या होगा, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का मतलब क्या होता है। जैसे जो कॉन्टिनेंट्स में, जैसे अंटार्कटिका ग्लेशियर है कि नहीं, अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर है क्या है, वो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं। कई जगह भी मतलब कॉन्टिनेंट्स में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उनको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। एक होते हैं माउंटेन वाले ग्लेशियर, जैसे हिमालय के ग्लेशियर ले लो आप, हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे अपना सियाचिन ग्लेशियर है ना, बाल्टोरो साल्टोरो, ये आपसे माउंटेन वाले ग्लेशियर हैं। कॉन्टिनेंटल मतलब बड़े बड़े। अब आप कहते हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय तापन हो रहा है, तो बर्फ पिघल रही है, हम कहते हैं कि अंटार्कटिका का बहुत बड़ा हिस्सा पिघल गया है। तो इसी वजह से जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं उनमें क्या होता है, ऊपर, हालांकि किसी भी ग्लेशियर में होता रहता है, सीमा किसकी स्थिर रहेगी आज की डेट में? कोई भी चीज ऐसी है जो स्टिल स्टेबल है, वो भी जब जब ग्लोबल वार्मिंग का टाइम आ रहा है और हम कह रहे हैं कि ग्लेशियर स्टेबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टेबल नहीं होते हैं, उसमें मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होते रहता है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का मतलब जस्ट लाइक अंटार्कटिका ग्लेशियर। तो आंसर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। देखो किसी किसी को तो गाने भी याद हैं, भी कौन सा सॉन्ग कहाँ चल रहा है। देखो जितना दिमाग आप वहां लगा रहे हो, कहाँ फिल्मों में इधर उधर, हालांकि लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, वहां तो लगेगा ही। अब जो वहां नहीं दिमाग लगा पा रहा है वो यहाँ क्या दिमाग लगाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, वहां भी दिमाग लगाना है और यहाँ भी लगाना है। अगर यहाँ आपने वो दिमाग लगा दिया तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। अगला सवाल, एट द फुट ऑफ mountain ranges several glaciers may converge to form an extensive ice mass called पीडमोंट ग्लेशियर। अब ये पीडमोंट ग्लेशियर क्या होता है? ग्रीपद ग्लेशियर। वो कह रहा है कि पर्वत श्रृंखलाओं के तल पर, ये पर्वत श्रृंखला है, इसके तल पर यहाँ पे बहुत सारे हिमनद जो हैं वो एक साथ मिलते हैं और बहुत बड़ा एक ग्लेशियर्स का मास वहां पे डालते हैं, तो उसको पीडमोंट या ग्रीपद हिमनद कहते हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा है मलस्पीना या मालस्पीना कह सकते हो ग्लेशियर ग्रीनलैंड में स्थित है। इसको तो छोड़ दो आप, ये है या नहीं है, ये खाली ऐसे दे दिया गया है, मैं बता दूंगा। ये बात सही है कि नहीं है? पीडमोंट ग्लेशियर वाली बात सही है कि नहीं है, ये बताओ, फटाफट आंसर करो। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है कि नहीं है, इस पे ध्यान दो आप, यहां नीचे मत दो, ये सही है या नहीं है, ये तो नहीं आएगा आपको। पहला करेक्ट है कि नहीं है? पीडमोंट क्या होता है? गिरिपद। अगर आप इसको गौर से देखो, गिरी मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे हम खतरनाक है, हमें सनातन वाले हैं, तो गिरी का मतलब भी तो पता होना चाहिए। गिरी मतलब पहाड़, पद मतलब पैर, तो पहाड़ यानी ऊंचाई वाले के पैर के पास जो होता है उसको क्या बोलते हैं? गिरिपद। पर्वत पद स्थली, पर्वत पाद स्थली,
ऑन द फुटहिल्स ऑफ ग्लेशियर्स भी कहते हैं इसको, है ना, ये फुट ऑफ शिवालिक या फुटहिल्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो यहां से जब मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको पीडमोंट ही नाम दिया जाएगा, उसको नाम क्या दिया जाएगा, पीडमोंट ही उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। जहां पर भी पीडमोंट का मत आए उसका हिंदी होता है गिरिपद, गिरी मतलब पहाड़ के पैर के पास, जैसे पीडमोंट प्लेट्यू, एक सवाल है पीडमोंट प्लेट्यू, यानी माउंटेन के नीचे एक पठारी भाग है जो समुद्र यहां से शुरू होता है इसे, तो इसको पीडमोंट भी कहा जाता है ऐसे। तो पर्वत के पदस्थली पर पीडमोंट वर्ड यूज होगा, तो ये स्टार्टिंग सही है। और ये ऐसे ही फालतू का सवाल है, तो ग्रीनलैंड में ना होके ये अलास्का में है, कहां पर है, अलास्का में है, तो ये कोई बात नहीं, ये तो रटने वाली चीज है, अलास्का में, ठीक है, पर्वत के पास। पीडमोंट समझ में आ गया, तो आपको स्नो लाइन समझ में आ गई, पीडमोंट समझ में आ गया, और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर समझ में आ गया, वो समझने वाली चीजें थी। अगला सवाल, हाँ, पर्वतीय हिमनदों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ये भी सवाल ठीक है। ए वैली विच हैज बीन ग्लेशिएटेड टेक्स ए क्रेस्टेक्सिस यू शेप्ड, मतलब जो हिमनद है वो यू आकार की घाटी बनाती है, आपने सुना होगा जिसने पढ़ा है जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा है ए मोरेन, अब मोरेन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हिमोड़, अब ये हिंदी में समझ में आ रहा है यहाँ पे, अच्छा है। हिमोड़ एक चलती हिमनद द्वारा छोड़ी गई सामग्री है। मोरेन इज अ मटेरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय ए मूविंग ग्लेशियर्स। बताओ, ये सवाल आपको आना चाहिए वैसे, अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है पहले, तो नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सा आंसर सही होगा इसका। बिल्कुल देखो, नदी के पास देखो होता क्या है, मैं बता देता हूं इसको, रिवर के पास स्पीड ज्यादा होती है, रिवर के पास स्लोप ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, ग्लेशियर के पास। तो रिवर के पास स्पीड ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होता है, ग्लेशियर्स में स्पीड नहीं होती है। ग्लेशियर को कभी देखा नदी की तरह बहते हो, हिमनद मतलब हिमनद, हिम की एक नदी, तो स्पीड कम है, तो इसमें इरोजनल जो फैक्टर्स होते हैं या जो पावर होती है कटाव करने की ग्लेशियर्स में, वो कम होती है, किसके मुकाबले, रिवर्स के मुकाबले। जब कटाव करने की पावर ज्यादा होगी तो गहरा खटा होगा जैसे माउंटेन्स में, तो वहां पर इस टाइप की वैली बनेगी। आपने देखा होगा पहाड़ों में, जैसे नदी है, यहां से माउंटेन स्टार्ट होता है तो ना, और ये भी माउंटेन है, तो ऐसे नदी बहती है, ऐसे बीच में नदी बह रही है और ऐसे माउंटेन्स होते हैं। देखा होगा जैसे आप नदी पे खड़े हो, ऐसे देखो ना, उधर भी माउंटेन दिखता है, इधर भी माउंटेन दिखता है, तो वी शेप्ड वैली कहते हैं। तो वी आकार की घाटी कौन बनाती है, रिवर्स बनाती है। वही वी आकार की घाटी को हम बाद में, जब वो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, नैरो संकरी हो जाती है, उसको गॉर्ज कहते हैं, पढ़ाया था अभी। तो यहां पर पावर कम है तो यू आकार की घाटी बनाएगी वो। तो आंसर क्या है इसका, सातवें का सी, बिल्कुल सही बात है, यानी ए सही है। और दूसरा हिमोड़, जैसे हम कहते हैं ना जलोड़, जल के द्वारा बहाया गया जलोड़, हिम के द्वारा बहाया गया हिमोड़। जलोड़ मतलब अलुवियल, हिमोड़ मतलब मोरेन, इंग्लिश में थोड़ा सा याद करना है। वो कह रहा है कि जो ग्लेशियर चल रहा है उसके द्वारा कोई चीज जमा कर दी जाती है, उसको हम हिमोड़ कहते हैं। तो हिम के द्वारा जमा किया गया हिमोड़ कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी के। हाँ, आंसर आपने लगाया था सी वाला, अच्छा ठीक है। सामान्य तौर पर दंतुर तट, अभी दंतुर फंतुर नहीं पूछा जाता है, या सॉरी नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में तो आता ही है लेकिन हमें नहीं आता, हमें आता है फियोर्ड। फियोर्ड्स आर कॉमन, फियोर्ड कोस्ट कहां पाए जाते हैं, ये सवाल है। नॉर्वे, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड, या फिर उपरोक्त सभी कहां पाए जाते हैं। स्टीप साइडेड नैरो इंट्रेंस लाइक फीचर्स, फियोर्ड कोस्ट। देखो फियोर्ड का क्या मतलब है यहां पे, फियोर्ड कोस्ट का मतलब होता है ये ग्लेशियर से रिलेटेड है, यू आकार के चौड़े चौड़े वाले होते हैं। फियोर्ड कोस्ट का मतलब, जब सोचो आप खुद ही समझ जाओगे, जहां पर ग्लेशियर्स हिमनद के द्वारा बनाए जाते हैं, ग्लेशियर से रिलेटेड है, जहां पर ग्लेशियर सी को टच करता हो, समझ गए ना, जहां पर ग्लेशियर यानी ग्लेशियर किसी जमाने में समुद्र से उसका क्या हो, मिलना जुलना हो, तो समुद्र के पास कुछ ऐसे कोस्ट बन जाते हैं चौड़े चौड़े वी शेड वाले, अलग अलग टाइप के दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर टाइप के, काफी ज्यादा। तो उन्हीं कोस्ट को हम कहते हैं फियोर्ड कोस्ट। तो मैंने पहली वर्ड बोला है
जब ग्लेशियर्स यानी बर्फ या हिमनद सी से, कोस्ट से संपर्क करें, उससे कनेक्शन लें। तो भारत में या ट्रॉपिकल जोन में तो नहीं मिलेगा वो, तो ये ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पे क्या हो, ठंडा हो, जहां पे क्या हो, ठंडा हो, और समुद्र के पास से ही ग्लेशियर्स स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो इसका आंसर आप खुद ही मुझे बता सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे फियोर्ड कोस्ट मिलेंगे। यू आकार की ये कोस्ट बनाते हैं तट के पास, ग्लेशियर से बनेगा। तो ग्लेशियर अगर किससे बनता है, यानी सॉरी, ग्लेशियर अगर सी से मिल रहा है तो ठंडी जगह पे तो मिलेगा वो, कमेंट करो फटाफट। तो ग्लेशियर जब सी से मिल रहा हो, तो भारत में तो ग्लेशियर मिलता नहीं है सी से। अगला सवाल आपके पास। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड, मैं खुश हुआ आपके आंसर से। पर्वतों के किनारों पर अल्पाइन हिमनद बनते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड ऑन द माउंटेन साइड्स। अब ये अल्पाइन कितनी बार आ गई है, क्या है अल्पाइन, जल्दी बताओ मुझे। अल्पाइन एक वर्ड पहले भी यूज हुआ है। महाद्वीपीय हिमनद सबसे बड़ी हिम चादर है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर लार्जेस्ट आइस शीट्स, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था अभी। अब ये स्टेटमेंट तो सही है, मैंने कहा ना अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, वो है तो सबसे बड़ी आइस शीट होगी, तो उसमें क्या दिक्कत है, ये तो आप समझ ही गए। और पर्वतों के किनारों पर अल्पाइन हिमनद मिलते हैं। अल्पाइन ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड ऑन द माउंटेन साइड्स। अल्पाइन ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड, अल्पाइन ग्लेशियर्स मतलब अल्पाइन किससे रिलेटेड है, माउंटेन से। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी, बिल्कुल सही बात है। अल्पाइन किससे रिलेटेड है, अल्पाइन पर्वत उत्पत्ति, अल्पाइन ओरिगनी ऑफ माउंटेन्स पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे अल्पाइन वाला सबसे बाद का 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ साल पहले हिमालय, अल्पाइन एल्स माउंटेन, रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, ये सब बात के हैं। सबसे यंगेस्ट माउंटेन बिल्डिंग जब हुई थी, तो उसको क्या कहते हैं, माउंटेन ग्लेसाइड्स कहते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर्स कहेंगे उसको। पर्वतों में जो मिलेंगे वो अल्पाइन ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंट्स में जो ऐसे मिलेंगे वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। आगे बढ़े। अब देखो हिमनद झील का बाढ़ प्रकोप की मुख्य विशेषताएं नहीं है। अब इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा सा लगेगा आपको। यानी आप सुनते हो ना कि कई बार कोई ग्लेशियर था, वो पिघल गया, झील बन गई, और वो झील फट गई और उससे नुकसान हो गया। जैसे केदारनाथ में जब डिजास्टर हुआ था 2013 में, तो ऐसा कहा गया था कि केदारनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, वो ग्लेशियर के पिघल गया था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और एक झील बन गई थी। फिर वो झील बाद में फट गई क्योंकि वो स्टोर नहीं हो पाया पानी, और फिर उसकी वजह से फिर पानी सारा केदारनाथ मंदिर साइड को आ गया। और फिर उसके साथ साथ फिर एक वो भी हुआ था, क्या, क्लाउड बस्ट, बादल भी फटा था। दोनों कारण उसमें माने जाते हैं ऐसे। तो कह रहा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, सिक्किम में भी बहुत सारी बाढ़ आई थी पिछले बार, ये होता रहता है। तो ये किस किस की वजह से होता है, नहीं सॉरी, किसकी वजह से नहीं होता है, हाँ, दे इन्वॉल्व सडन रिलीज ऑफ वाटर, तो तुरंत पानी आता है, ठीक है। ग्लेशियर पिघल गया, क्लाउड बस्ट हो गया, उसमें बारिश भी होगी, पता चल रहा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आउट बस्ट है ना वो, एकदम से प्रकोप, तुरंत वो हो जाना। लार्ज डाउन स्ट्रीम रिवर डिस्चार्जेस, बहुत तेजी से वो जो बड़े बहाव वाली नदी में, कि ग्लेशियर किस में परिवर्तित हो जाता है, नदी के रूप में। हाँ समझ गए ना मेरी बात। तो इसका अब आंसर क्या होगा, आंसर लगाओ फटाफट। अगला सवाल, पिघलने वाले हिमनदों के सामने आउटवॉश प्लेन होते हैं। जो हिमनद जैसे ग्लेशियर पिघल गया तो उसके सामने आउटवॉश प्लेन होते हैं। आउटवॉश प्लेन अगर, तो आपको एक सवाल ये भी देखने को मिलेगा कि आउटवॉश प्लेन होता क्या है, ठीक है। दूसरा है, आउटवॉश प्लेन में ऑल्सो कंटेन कैटल लेक्स। अब कैटल लेक्स क्या होते हैं बताते हैं अभी। लोकेशन वेल ब्लॉक्स ऑफ आइस हैव मेल्टेड लीविंग ए डिप्रेशन दैट फिल्स विथ वाटर, ये भी ठीक है। मौजूदा हिमनद के ऊपर और अंदर एक अंतस्थ हिमोड़ पाया जाता है। ए टर्मिनल मोरेन इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द इनसाइड एंड एक्जिस्टिंग ग्लेशियर्स, ये है आंसर। तो देखो इसमें से मैं बता ही देता हूं आपको, ये बिल्कुल सही बात है जिसको हम आउटवॉश प्लेन कह रहे हैं। तो आउटवॉश प्लेन का मतलब क्या है, यहां पे
आउटवॉश प्लेन क्या होता है? देखो, आउटवॉश प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन अकर इन फ्रंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। बिल्कुल सही बात है, जैसे ग्लेशियर जा रहा है कहीं पर, हिमनद जा रहा है और वो पिघल गया, उसमें से जो प्लेन बनेगा, जो मैदान बनेगा, है ना, कुछ जमा उमा होगा वहां पे, तो उस वाले मैदान को हम आउटवॉश प्लेन भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला वाला आंसर। आउटवॉश प्लेन में हिम गर्तित झीलें हो सकती हैं। देखो होता क्या है कि जब भी कोई ग्लेशियर जाता है तो थोड़ा कटाव, थोड़ा जमाव करता रहता है। अगर प्लेन बनाया हिमनद के द्वारा, मैदान बनाया गया, तो उस मैदान में कहीं पर कुछ गड्ढे गड्ढे ऐसे हो सकते हैं, ये इस टाइप के गड्ढे वड्ढे बन सकते हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, डिप्रेशंस बन सकते हैं, हिम गर्तित। और बाद में फिर ग्लेशियर पिघल सकता है, तो उसमें क्या बन जाती है? झीलें बन जाती है। थोड़ा झील यहां बन गया, थोड़ा झील यहां बन गया, तो इस टाइप की झीलों को कैटल लेक्स कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कौन सी लेक्स? कैटल लेक्स। तो सवाल एक दूसरा भी बन गया आपका, कैटल लेक्स किसके द्वारा बनती है? तो ग्लेशियर्स के द्वारा। टॉन लेक्स, कैटल लेक्स, पैटरनोस्टल लेक्स, जितनी भी नाम मैं बता रहा हूं, क्या क्या बताया मैंने? टॉन लेक्स, कैटल लेक्स, पैटरनोस्टल लेक्स, ये सब ग्लेशियर में बनती है। ठीक है, ये है। और आखिरी है, टर्मिनल मोरेन इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ एन इनसाइड टर्मिनल। ये बताओ, टर्मिनल वर्ड कहां होता है? अंदर होता है कि लास्ट में होता है, बाहर होता है? दिमाग लगाओ। जो टर्मिनल वर्ड है, जैसे आप कहते हो कि वहां पर टर्मिनल है, तो टर्मिनल अंदर होगा किसी भी चीज के, जैसे रेलवे में भी यूज होता है, ये मेट्रो में टर्मिनल है, कहां पर होता है? इनसाइड, अंदर होता है कि आउटसाइड में होता है? ये किनारे पे होगा कि अंदर होगा? इन टर्मिनल वर्ड। तो इस हिसाब से तीसरा वाला सवाल गलत हुआ कि सही हुआ? टर्मिनल कह रहा है ना वो, टर्मिनल कहां होता है? मतलब किनारे पे, एज पे होगा उसके, या बाहर होगा? अंदर कैसे होगा? लास्ट में होगा ना। टर्मिनल मतलब लास्ट, इनसाइड नहीं होता, ये एज होगा, किनारे पे होगा इसका आंसर। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो टर्मिनल मोरेन्स को अगर आप गूगल में देखोगे तो बता देगा, ये ग्लेशियर जा रहा है तो उसके किनारे पे जो जमाव हो जाता है, हिमोड मतलब हिम के द्वारा जमा किया गया अवसाद, यानी डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय ग्लेशियर, कहां पे? ऑन द एजेस ऑफ ग्लेशियर्स, किनारे पे, उसको हम टर्मिनल हिमोड कहते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि थोड़ा बोरिंग चैप्टर है ये, लेकिन ये खत्म हो जाएगा फिर आज। अगला, ये थोड़ा सा इसमें वो है, कंफ्यूजन है, उसको मैंने हटा दिया उसमें। तो तीन चार एक टॉपिक दिए हैं, पूरा ढंग से भी नहीं लिखा है, उसको बाद में करवा दूंगा मैं आपसे। ये वाला बताओ, वो पूरा ही सवाल कुछ अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है, उसको मुझे सुधारना पड़ेगा, तब आपको देना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको हटा दे रहा हूं। विश्व के उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? वो पूछ रहा है क्या? गर्म मरुस्थल कौन कौन से हैं? ये तो भाई बिल्कुल सही उसमें आ गया। नामिब, गोबी, तुर्किस्तान, कालाहारी। अब तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, और गोबी का डेजर्ट कहाँ है, कालाहारी कहाँ है, नामिब कहाँ है, इस पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो फिर आपका आंसर बन जाएगा। सही आंसर क्या है इसका? गोबी का मरुस्थल कहाँ है? चाइना, मंगोलिया, तो वो तो टेम्परेट डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, काफी ऊपर है गोबी का मरुस्थल। तुर्किस्तान भी यहाँ है उसी के बगल में, तो वो भी ठंडा होगा। अब कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल इधर उसी के बगल में। नामिब डेजर्ट है मकर रेखा के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास, तो गर्म मरुस्थल है। तो कौन कौन सा हो गया? कालाहारी और नामिब, 3 और 4, आंसर इज सी। फैक्चुअल सवाल था, आप कर सकते हो। हमादा अल हमरा लीबिया के सहारा में सबसे बड़ा हमादा है। एक हमादा एक डेजर्ट होता है, कैसा डेजर्ट होता है ये आपको बताना पड़ेगा। रेग इज अ टाइप ऑफ डेजर्ट लैंडस्केप कंसिस्टिंग ऑफ हाई लार्जली बैरन हार्डी रॉक्स। हार्ड रॉक से बना हुआ है, ये सवाल आपके पास है। तो इसका आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, इसका आंसर मैं आपको खुद ही बता देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। ये तो आंसर बिल्कुल सही है, लीबिया में ही है ये। अब यहां पर आपको 2-3 वर्ड मिलने को मिलेंगे। एक वर्ड मिलेगा आपको हमादा, ये डेजर्ट का नाम है, टाइप है सॉरी, और एक है रेग, रेग डेजर्ट, और एक होता है अर्ग। ठीक है, 3 टाइप के डेजर्ट आप मेनली पढ़ते हो। हमादा डेजर्ट उसको बोलते हैं जब सरफेस थोड़ा सा रॉकी जैसा हो, मतलब
डेजर्ट का मतलब हम नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है, रेत होती है, बहुत ज्यादा रेत को उठाते हो तो नीचे चूरा चूरा गिर जाता है, ऊंट की सवारी होती है, घूमने जाते हैं, ऐसे ही हम सुनते हैं ना, लगभग रेत वाला डेजर्ट हमारे दिमाग में यही आता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सहारा डेजर्ट को देखोगे तो वहां पे बहुत सारे डेजर्ट आपको अलग अलग टाइप में मिलेगा, लेकिन जमीन का हिस्सा अलग अलग होगा, जरूरी नहीं हो कि हमेशा रेत ही हो। तो अगर सरफेस रॉकी है, चट्टानी जैसा सरफेस है, तो उसको हमादा कहते हैं। यानी अगर डेजर्ट का मतलब जहां पर वनस्पतियां पैदा, वेजिटेशन पैदा ना होता हो, उसको डेजर्ट कहते हैं, नॉर्मली ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर पूरा ही रॉकी जैसा सरफेस हो तो उसको क्या बोलते हैं, हमादा कहते हैं। रेगमाल, रेगमाल कैसा होता है, रेगमाल समझते हो ना, वो जिससे जैसे कहीं पर कुछ जंग वंग लगा हो, कुछ लगा हो तो कपड़ा जैसा होता है, बहुत हार्ड, उसको हम घिसते हैं। तो ये स्टोनी जैसा थोड़ा सा, यानी जिसमें पत्थर वत्थर कम हो, सॉरी ज्यादा हो और आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेगमाल। ये जरा खुरसने वाला जैसा होगा, उसको रेग कहते हैं। और जिसमें सैंड ज्यादा हो, सैंडी, जो मैंने बताया था चूरा चूरा वाला, जिसको हम नॉर्मली जानते हैं अर्ग, जैसे राजस्थान में ज्यादातर सैंडी वाला डेजर्ट होता है। तो अर्ग जो होगा जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा हो, आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टोनी, पत्थर वाला लेकिन चिपके हुए होंगे आपस में, मिले हुए, इसको रेक कहते हैं। और जो रॉकी टाइप ऑफ डेजर्ट होता है, जिसमें बड़े बड़े टाइप के आपको पत्थर वत्थर जैसे मिलेंगे, उसको हमादा कहते हैं। एक बजरी मरुस्थल, बजरी मतलब जिसमें क्या हो, कहां चला गया, कंसिस्टिंग ऑफ हाई लार्जली बैरन हार्डी रॉक्स प्लेट्यूज, ये हार्ड रॉक प्लेट्यूज, हार्ड रॉक, क्या ये सही है कि गलत है, ये आपका सवाल है। अर्ग, अब ये बताओ, अर्ग बताया था ना अभी, अर्ग आर फाउंड व्हेन सैंड फ्रॉम अबंडेंट सोर्सेज मूव डाउन विंड एंड बिल्ड अप इनटू होमोजेनस ड्यून्स। जब प्रचुर मात्रा में रेत पवनाभिमुख, मतलब जहां से पवन आ रही है और विशालकाय टिब्बे के स्रोतों से चलती है, जहां से रेत से बनते हैं, जो उनको अर्ग कहते हैं। बंजर भूमि स्थलाकृति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण साउथ डेकोटा बंजर भूमि है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बंजर भूमि शुष्क क्षेत्र है। बेडलैंड्स आर एरिड रीजन्स वेयर द हिल्स आर बैडली इरोडेड अंडर द एक्शन ऑफ विंड। जब मतलब पहाड़ियां बुरी तरह से पवनों के द्वारा अपरदित कर दी जाती हैं। क्या ये सही बात है या नहीं, ये बताना है आपको। तो पहला वाला आंसर सही है कि नहीं, आप पहला ही वाला बताओ पहले तो बस। अर्ग तब बनते हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना। अर्ग कब बनेगा, जब बालू, ये तो पता चल गया। अर्ग जो बालू से बनेगा वो अर्ग होगा, रेगमाल स्टोनी होगा, हमादा रॉकी होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला सही है। तो ये एलिमिनेट करो, बी तो हो ही नहीं सकता, या ये तीनों में से कोई एक होगा, ए है। ये भी बिल्कुल सही है, बंजर भूमि स्थलाकृति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण साउथ डेकोटा बंजर भूमि है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तीसरा, बंजर भूमि शुष्क क्षेत्र है, क्या शुष्क क्षेत्र होगा क्या, कोई ड्राई रीजन है, बहुत ही ड्राई, क्या वो बेडलैंड होता है? बेडलैंड मतलब जैसे आप चंबल के एरिया को भी आप बेडलैंड कह सकते हो, जहां पर बहुत सारी जमीनें उबड़ खाबड़ बना दी गई है। तो बेडलैंड को नॉर्मली एरिड ना कह के सेमी एरिड कहते हैं। सेमी एरिड मतलब बारिश लगभग 50-60 सेंटीमीटर से कम होती है। एरिड तो बिल्कुल ही वो हो गया ना, जैसे मरुस्थली टाइप का एरिया या बहुत ही डेजर्ट जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो यहां पर एरिड की जगह सेमी एरिड होना चाहिए, अर्ध शुष्क होना चाहिए, शुष्क की जगह पे अर्ध शुष्क होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, यानी पहला और दूसरा सही है। इसका कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम में आपका नहीं भी आ सकता है। ये वाला बेस्ट है कि अर्ग किससे बनते हैं, सैंड ड्यून से बनते हैं। और बेडलैंड्स दोनों तरीके से बन सकते हैं, हवा से भी और पानी से भी बन सकते हैं, और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनेंगे ये। क्लियर है, आगे बढ़े। यहां हुआ, वो बीच वाला ठीक नहीं था। शुष्क भू आकृतियों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, कौन सा कारक उत्तरदायी है, ये पूछ रहा है वो आपसे। बताओ फिर कौन सा कारक उत्तरदायी होगा। मतलब ड्राई एरिड लैंडफॉर्म बनाने हैं आपको, तो क्या है, ये तो बहुत ही इजी है। इसका आंसर बताओ कौन सा होगा। अपर्याप्त वर्षा, बहुत अधिक तापमान, वाष्पीकरण की तीव्र दर, कौन सा सही होगा? आंसर बताओ इसका कौन सा सही है, इन तीनों में कौन सा आंसर इसका सही होगा?
बरखान ड्यून इज अ क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। बरखान बहुत ही खास है, मतलब ये ऐसे अर्ध चंद्राकार कहते हैं इसको, इस टाइप से बनता है, ऐसे बनेगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की संरचना कई बार बन जाती है, तो इसको बोलते हैं बरखांस। इज ए क्रिसेंट, अर्ध चंद्राकार रेत का टीला है। कन्वेक्शन शेप, जो उत्तल होता है। दूसरा है बरखान आर फिक्स्ड ड्यून्स विच अकर इन ग्रुप्स। डिब्बा एक निश्चित डिब्बा होता है जो समूहों में होते हैं। चापा का डिब्बा का प्रवास नखलिस्तान के लिए सहायक होता है। नखलिस्तान, ओएसिस। अब ओएसिस क्या होता है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा बोरिंग है, मैं समझ पा रहा हूं इसको। देखो है क्या ये, इसका आंसर क्या होगा ये आपको समझना है। कुछ समझ में आया आंसर क्या है इसका? 8 का डी लगा रहे कई लोग। देखो पहला वाला आंसर तो ठीक है, पहला वाला आंसर क्या है वो बिल्कुल ठीक है। बरखांस क्या होते हैं, जैसे हवा चलती है ना, हवा चलती है, हवा अपने साथ क्या ले जाती है, डेजर्ट्स में सैंड को अपने साथ ले जाती है, तो उससे क्या होता है, इस अर्ध चंद्राकार रूप से एक संरचना बन जाती है। इसको आप गूगल में देखेंगे बरखान को, आपको पता लगेगा। तो है उसका ढाल उत्तल होता है, ये भी ठीक है। दूसरा फिक्स ड्यून्स, कोई चीज फिक्स कैसे हो सकती है, जैसे आज वहां है, हवा दूसरी ओर बहा के दूसरी ओर भी तो ले जा सकती है उसको, तो फिक्स वाला तो कोई सवाल नहीं होता है, ठीक है। तीसरा है ओएसिस, किसको बोलते हैं, देखो ओएसिस यानी नखलिस्तान। ये वर्ड लगने में क्या है, थोड़ा सा आप लगा बेकार टाइप का होता नहीं। जैसे मरुस्थल हम किसको बोलते हैं, जहां पर वेजिटेशन पैदा नहीं होता है जनरली, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट मरुस्थल कहते हैं। लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जहां पर पानी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि मरुस्थल में कहीं भी लोग नहीं रहते, सहारा में बहुत सारे लोग रहते हैं और कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं सहारा में। टिम्बकटू एक नाम है, कभी आप सर्च करना उसको। तो यानी डेजर्ट एरिया में कहीं कहीं पर आपको कुछ पानी वानी मिलेगा, जहां पानी मिलेगा तो उस जगह पे पेड़ पौधे भी मिलेंगे और वहां पर लोग रहने लग जाएंगे। टूरिस्ट प्लेसेस भी हो सकते हैं बहुत खतरनाक वाले, बढ़िया वाले, तो ओएसिस कहते हैं उसको। यानी मरुस्थलीय भूमि में बिल्कुल ही रहने लायक न रहने लायक भूमि में अगर कहीं पर कुछ पानी हो, कुछ वेजिटेशन हो, उस एरिया को हम ओएसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, नखलिस्तान कहते हैं। अब इस प्रकार का रेत का टीला है ना, बरखान क्या है, एक रेत से बना हुआ है ड्यून, उसमें अगर ये बरखांस अगर बढ़ने लग जाए तो नखलिस्तान के लिए सहायक होगा कि नहीं होगा? तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा कि सही होगा, ये बताओ। ये रेत का टीला है, मतलब क्या कह रहा है, कहीं से रेत आई और रेत जमा हो गई और वो अर्ध चंद्राकार रूप में जमा होते जाती है, तो उसको हम बरखान कहते हैं। ये बात सही है। अगर ये चीज फैलने लग जाए, अर्ध चंद्राकार टीले बनने लग जाए, जिसको हम बरखान कहते हैं, तो वो नखलिस्तान ओएसिस, जहां पानी हो, जहां पेड़ पौधे हो, उनमें उनके लिए सहायक होगा कि उसको ये रोकेगा। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये बताओ आप। तीसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ, सहायक, बिल्कुल सही बात है आपका आंसर, सहायक नहीं होता है। तो आंसर क्या है, ये तीसरा गलत है। तो 2 और 3 इसके गलत आंसर होंगे। तो आप इसमें समझने वाली क्या चीज है, देखो ऐसा मत समझना कि जो इसमें आंसर ऑप्शन दिए गए सारे आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। आप मेन कंसेप्ट समझो, आपको समझ में आया कि ओएसिस क्या होता है। तो ओएसिस मतलब जहां पर पानी या वेजिटेशन मिलता हो, जहां पे लोग रहते हो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, वो नखलिस्तान या ओएसिस होता है। बरखान मतलब सैंड ड्यून्स होते हैं, बालू के टीले होते हैं, लेकिन उनका शेप कैसा होता है, अर्ध चंद्राकार होता है। ठीक, बस खत्म। अर्घ क्या होता है, जहां पर ऐसा डेजर्ट जिसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है। पत्थर वाले चिपके हुए पत्थर अलग अलग फॉर्म में होंगे, आप उसको नेट में देखना, उसको रेक कहते हैं। स्टोनी सर्फ वाला रॉकी सरफेस ज्यादा है, चट्टान वाला ज्यादा है, हार्ड है बहुत ज्यादा, उसको हम हमादा कहते हैं। बस इसी टाइप से चीजें बढ़ने। स्नो लाइन क्या होती है, जहां पर परमानेंट स्नो होता है उसको स्नो लाइन कहते हैं, मतलब जाड़े गर्मी का कोई प्रभाव न पड़कर जहां पर हमेशा एक लिमिट होती है कि यहां से स्नो स्टार्ट हो जाएगा किसी भी महीने में, उसको स्नो लाइन कहते हैं। कॉन्टिनेंटल स्नो और अल्पाइन ग्लेशियर्स मैंने आपको बता दिए थे थोड़ी देर पहले। तो यही चीज हमने कंक्लूजन में निकाली थी। अब सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, लोयस। ये भी वही चीज है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोयस क्या होता है, तो लोयस क्या है, लोयस भी जैसे हवा है, हवा ने क्या किया, जो रेत है, मिट्टी है, उसको बहा के दूसरी जगह जमा कर दिया और वहां जाके एक मैदान बना दिया, तो उसी मैदान को हम लोयस कहते हैं। ये गोभी का मरुस्थल चाइना वाइना से लिया गया वर्ड है ना। तो
हवा के द्वारा बनाया गया मैदान, जैसे नदी के द्वारा मिट्टी को बहा के बनाया गया को क्या बोलते हैं हम, अलुवियल, जलोढ़। हिम के द्वारा बनाया गया हिमोड़, मोरेन्स अभी पढ़ा था। वैसे ही विंड के द्वारा जब बना दिया जाता है तो उसको लोयस कहते हैं। ठीक है, ये सवाल सही है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स कंपोज लार्जली इन सिल्ट साइज ग्रेन्स, ठीक है, ये भी, इसमें भी क्या है, गाद के आकार का। तो ये नीचे वाला आपके एग्जाम के लिए कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये सही है आंसर, लेकिन वो नहीं है। आप लोयस समझो, लोयस क्या होता है, मिट्टी के द्वारा बहा दिया गया। और सिल्ट वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि कण न तो बहुत छोटे न बहुत बड़े, ठीक ठाक। बजाडा एक नया वर्ड है, बजाडा शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। कई जलोढ़ पंखों के आपस में मिलने से संभवतः बजाडा बनता है। अब बजाडा भी एक बड़ा खतरनाक सवाल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजाडा। इसके दोनों ही आंसर सही हैं। शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखो होता क्या है ना, जैसे ये ऊंचा ऊंचा हिस्सा है और ये भी मान लो ऊंचा ऊंचा हिस्सा है, ये भी ऊंचा ये भी हिस्सा है, ठीक है, मैं अर्धशुष्क और शुष्क भागों की बात कर रहा हूं। ऐसे में जलोढ़ पंख मतलब जो पानी, अब इस हिस्से में क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं कि जो अर्धशुष्क भाग होंगे या राजस्थान है वहां पे हमेशा ही बर्फ, डेजर्ट है, कभी बारिश ही नहीं होती। आप देखा होगा इस बार कितनी ज्यादा बारिश हुई थी। तो यहां से मान लो कोई नदी आई, यहां से भी कोई नदी आई, तो ये नदी यहाँ पे फैल गई, तो जलोढ़ पंख, अलुवियल फेंस, यानी माउंटेन से या ऊंचे ऊंचे भागों से जब नदी आती है और वो फिर मैदान के क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते फैल जाती है, तो उसको अलुवियल फैन या जलोढ़ पंख कहते हैं। तो है ना, तो इसी इसके क्या होता है कि बीच में कई बार इस हिस्से में झील विल भी बन जाती है, इसको प्लाया लेक कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली झील, इसको यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, प्लाया लेक कहते हैं। तो ये है, तो ये कह रहा है कि बजाडा शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कई जलोढ़ पंखों के आपस में मिलने से, मतलब ये जलोढ़ पंख मतलब नदी आई, नदी ने क्या किया, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्धशुष्क क्षेत्रों में नदी ने जो मिट्टी विट्टी थी ढाल कम होने की वजह से फैला दिया, तो एक ये कुछ ने यहां फैलाया कुछ ने वहां फैलाया, तो एक मैदान जैसा बन गया वो, तो वही जलोढ़ पंख से निर्मित मैदान बजाडा कहलाता है। आंसर इज सी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी। हाँ, राजस्थान में क्यों नहीं बारिश होगी, अपने अपने हिसाब से हर जगह बारिश हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो, चलो खैर जो भी है, तो इसमें आ नहीं पा रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आपको, आप सर्च कर लेना एक बार बजाडा या क्या बोलते हैं उसको, बरखान, तो आपको मिल जाएगा वो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। तो ये जो थोड़ा सा बोरिंग वाला चैप्टर था ना कल और आज की क्लास में, ये हमने लगभग फाइनल कर दिया। कल थोड़ा सा बोरिंग होगा, इसके बाद हम बिल्कुल ही अच्छे वाले जोन पे चले जाएंगे, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। उसमें आपको सवाल भी ज्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम में, और उसमें से बहुत कुछ आपको आएगा भी, और नहीं भी आएगा तो पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जिसका रिवीजन नहीं हुआ उसका रिवीजन हो जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको कंसेप्ट काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं, और जो मैंने पढ़ा है इसको आप कहीं बुक से भी पढ़ लेना आप लोग। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपको, बाय बाय।